तो बेटा सेकंड मेथड हमारे पास जो आता है, सेकंड स्टेप कह सकते हो आप, मेथड तो नहीं, यानी कि हमने पहले रोस्टिंग सॉरी क्रशिंग की थी, उन्होंने आपको बताया किस तरह से की, और इसके अलावा उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर भी किया। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला स्टेप आता है बेटा वो रोस्टिंग का आता है। रोस्टिंग आप नाम से समझ रहे होंगे, रोस्ट का मतलब वैसे खाने वाला रोस्ट भी हम जो करते हैं, जो भी चीज हम पकाते हैं, तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि हीट करना। लेकिन जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं और रोस्टिंग का वर्ड आता है बेटा, तो यहाँ पर भी हीट ही करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रोस्टिंग और अगला जो प्रोसेस होगा हमारे पास, नेक्स्ट वन इज स्मेल्टिंग। रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर की मदद से। एयर भी उसके अंदर यूज करते हैं ताकि जो इम्प्यूरिटीज हो अपने ऑक्साइड्स बना सकें और अपने ऑक्साइड्स के साथ वो निकल जाए। देखो इम्प्यूरिटीज, जो मेजर इम्प्यूरिटीज होती हैं किसी भी जो अभी यहाँ पर हम कॉपर की ओर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सल्फर होती है, सल्फर के साथ साथ आर्सेनिक होती है, और इसी के साथ साथ फास्फोरस, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो जब हम इसके ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, तो बेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस ये निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि गैस फॉर्म करके बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेटा रोस्टिंग में क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर को पहले रोस्ट किया जाता है, हीटेड स्ट्रांगली इन द करंट ऑफ एयर। करंट ऑफ एयर का मतलब बेटा ये है कि करंट के साथ एयर को ही पास कराते हैं ताकि वो उससे रिएक्ट कर सके। करंट इसलिए फ्लो करते हैं ताकि जो है वो रिएक्टिव बना सके ओर को। ठीक है, ऑफ अ लार्ज फ्लैट फर्नेस वेयर बाय द फॉलोइंग चेंजेस अकर। अब चेंजेस क्या होती है जरा ये देखते हैं। सबसे पहले बेटा कॉपर चेंज हो जाता है अपने ही सल्फाइड ओर के अंदर। पहले CuFeS2 था, कॉपर पायराइड CuFeS2 था। अब ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया बेटा, क्यूप्रेस सल्फाइड के अंदर, Cu2S। फॉर्मूलाज याद रखिएगा। Cu2S क्या है आपके पास, क्यूप्रेस सल्फाइड है, जिस फॉर्म में पहले सबसे पहले कॉपर कन्वर्ट होता है, देन आयरन कन्वर्ट होता है, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं आयरन, और किस फॉर्म में बनता है आपके पास, चेंज हो जाता है फेरस ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, FeO। और इसके अलावा सल्फाइड ही बना देता है अपने, क्योंकि बेटा हीट होता है ना, तो क्या होता है कि जो उसके अंदर आयरन और सल्फर होते हैं वो आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट आयरन का जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। एंड देन द थर्ड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर बर्न्स टू सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इस प्रोसेस का, इस स्टेप का काम होता है बेटा, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर जो मौजूद होता है ओर के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है, जल जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर वो बन जाता है आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह से जो आपके पास एक आउटलेट होता है उसके अंदर से क्या होती है, गैस निकलते जाती है। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पर इक्वेशन शो कर रहा हूँ, इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी। स्मेल्टिंग पर बाद में आते हैं। कॉपर CuFeS2 था, अभी हम कॉपर पायराइड की बात कर रहे थे। उसको जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है बेटा, किस किस में, ऊपर जो मैंने बताया आपको Cu2S, क्यूप्रेस सल्फाइड बन जाता है, FeO बन जाता है, FeS बन जाता है, ये दोनों चीजें फॉर्म हो जाती हैं, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा ये फॉर्म होती है गैसियस फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाती है, निकल जाती है। बाकी चीजें भी आसानी से हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर सेपरेट कर लेते हैं। फिर जब रोस्टिंग हो जाती है, देन अगला हमारा प्रोसेस होता है बेटा स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन होती है कॉपर मेट की, यानी कि जो फर्दर अमाउंट ऑफ सल्फर होता है उसको भी रिमूव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ क्या बताया, इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर बर्न्स टू सल्फर ऑक्साइड। यानी कि इन तीनों में से जो जो चीजें अलग हो रही हैं, या दोनों में से सॉरी, तो उसमें सारा का सारा सल्फर या फेरस अलग नहीं हो जाता है, बल्कि कुछ अमाउंट रह जाता है। तो इसलिए फिर हम अगला प्रोसेस यूज करते हैं स्मेल्टिंग का। बेटा स्मेल्टिंग एक्चुअली याद कर लो, नाम से पता चल रहा है कि इसको फर्दर और ज्यादा हीट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रोस्टेड मटेरियल इज देन मिक्स्ड विद सैंड। अब जो रोस्टेड मटेरियल है जो आपके पास मौजूद है, उसको किस में मिक्स कर देते हैं, हम सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी मिट्टी के साथ हम मिक्स कर देते हैं, टू रिमूव आयरन एज अ फेरस सिलिकेट। आयरन के और जो होता है फर्दर सैंड, आपको पता ना वैसा SiO2 होता है, तो जब उसके साथ इसको क्या करते हैं, हम फर्दर हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आयरन जो होता है वो फेरस सिलिकेट बना देता है, FeSiO3 एज अ स्लैग। स्लैग बेटा हम कहते हैं इम्प्यूरिटी को, यानी कि ये जो हमारे पास है ना, ये इम्प्यूरिटी जब फॉर्म हो जाती है और जब सिलिकेट बनता है तो हम उसको स्लैग कहते हैं, विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टेन कॉपर, मेड ऑफ कॉपर। एक्चुअली होता क्या है कि हम एक जगह पर एक जो है प्रोसेस आप कह सकते हो, रोस्टिंग सॉरी
एक कंटेनर कह सकते हो जिसके अंदर हम इसको फर्दर हीट करते हैं, तो उसमें कंटेनर में क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वहां पर क्या हो जाता है, आपके पास फ्लोट करने लग जाता है कॉपर, क्योंकि कॉपर बाकी इंप्यूरिटीज से हल्का होता है। लेकिन उससे ऊपर भी कौन फ्लोट करने लग जाता है बेटा, एज अ स्लैग फेरस सिलिकेट। ठीक है, चलिए दोबारा से दोनों प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया आपको, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जो कंसंट्रेटेड ओर होती है उसको हीट करते हैं। जब हीट करेंगे विद एयर, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि करंट ऑफ एयर के साथ जब हम हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2S यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड, FeO यानी फेरस ऑक्साइड, FeS यानी फेरस सल्फाइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर रह जाता है और आयरन रह जाता है, तो वो फिर आगे फर्दर हम रिमूव करने के लिए स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। बेटा स्मेल्टिंग में जितनी ज्यादा मेजॉरिटी इंप्यूरिटीज अलग हो जाती हैं, अब जो इंप्यूरिटीज रह जाती हैं उसके साथ जो कॉपर मिलता है उसको हम कॉपर मेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, इक्वेशन में आपको दिखा दिया FeO और SiO2 मिक्स होते हैं, क्या बनाते हैं, FeSiO3। ठीक है, चलिए जी अगला प्रोसेस बेस्मराइजेशन। बेटा इसका मैं बेस्मर कन्वर्टर भी आपको दिखाऊंगा भी आगे, किस तरह से होता है बेस्मराइजेशन के अंदर क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बेस्मराइजेशन में देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। बेटा इट इज बेस्मर कन्वर्टर, जो आपको यहाँ साइड पर नजर आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो आ रही है वो नजर नहीं आ रहा तो मैं छोटी भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा बेस्मर कन्वर्टर है। इसके अंदर स्लैग भी होता है, मोल्टन ट्रेड, टायर्स होती हैं, एयर होता है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि होता किस तरह का है। बेटा ये बेस्मर कन्वर्टर आपके पास कुछ इस तरह का है। इसके अंदर आपको नीचे नजर आ रहा होगा मोल्टन मेल्ट प्लस सैंड, यानी कि जो हमने पीछे अभी बनाई थी स्मेल्टिंग के बाद मोल्टन मेल्ट एंड सैंड नीचे की तरफ होता है। यहाँ से हॉट एयर का एक पाइप आ रहा होता है, बेटे टॉयर्स कहते हैं इसको। टॉयर्स होते हैं छोटे छोटे जो है पाइप नुमा बने हुए होते हैं, यानी हॉट एयर ताकि इसमें अंदर पाइप की शक्ल में यानी कि छोटे छोटे फॉर्म के अंदर बाहर निकले। ठीक है, तो ये इसलिए लगाए हुए होते हैं और यहाँ से हॉट एयर को ब्लो करवाया जाता है। ये थोड़ा सा और आपको अच्छी शक्ल में नजर आ गया होगा, स्लैग टॉयर्स वगैरह किस तरह से, एयर कैसे जा रही है, इसके अंदर मोल्टन ट्रे क्या होती है, सारी चीज आपको बता दी है। बेस्मर कन्वर्टर एक्चुअली है क्या। ठीक है, समझते हैं इसको अब है क्या ये एक्चुअली। द लिक्विड कॉपर मेड containing cuprous sulfide with some unreacted ferrous sulfide and silica is oxidized in a Bessemer converter by blowing air through FeS is oxidized। अच्छा ये अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि जो हमारे पास पीछे था कॉपर मेड जो बचा था, जिसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी बेटा, Cu2S विद सम अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड। ठीक है, कुछ अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करता, हालांकि पीछे हमने देखा था कि फेरस सल्फाइड सिलिका से रिएक्ट करके फेरस सिलिकेट बना रहा था, लेकिन उसमें से कुछ फेरस सल्फाइड रिएक्ट नहीं करता, तो वो भी यहाँ पर कॉपर मेड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसके साथ जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सिलिका इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ बेस्मर कन्वर्टर। इस पूरे बेस्मर कन्वर्टर में इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय ब्लोइंग एयर थ्रू। FeS is oxidized to FeO and SO2। अब फेरस सल्फाइड है ना, तो जब उसको हम एयर के साथ क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, एयर का ब्लो करवाते हैं जो यहाँ से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो FeS होता है बेटा, वो FeS क्या कर रहा होता है आपके पास, उसमें से फेरस जो होता है वो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, सल्फर जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी। FeS O2 से रिएक्ट कर रहा है, दो चीजें बना रहा है बेटा, FeO एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद सैंड टू गिव फेरस सिलिकेट। अभी मैंने आपको पीछे बताया फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस सिलिकेट बनाएगा, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। यहाँ पर मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी शो कर दी है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इक्वेशंस बहुत होती हैं हाँ इनऑर्गेनिक के अंदर, आपको पता है तो उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब एक्चुअली जो हमारा काम है, देखो ये तो इंप्यूरिटीज अलग होती जा रही है, लेकिन फर्दर जो कॉपर होता है, एक्चुअली कॉपर किस फॉर्म में, सल्फर के अंदर है, क्यूप्रेस सल्फाइड के फॉर्म में। तो ये जो ब्लास्ट करवाते हैं ना, कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है। अच्छा यहाँ पर इसको हम जो करवाते हैं ब्लास्ट, वो क्या करवाते हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है, मतलब हमारी मर्जी से वो ब्लास्ट करेगा एयर का और हमारी मर्जी से वो रोक देगा।
तो जो ब्लास्ट होता है एयर का वो Cu2S को पार्शियली कन्वर्ट कर देता है Cu2O के अंदर, ठीक है, यानी क्यूप्रेस सल्फाइड को पार्शियली कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रेस ऑक्साइड के अंदर, ठीक है भाई। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा, विच रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग Cu2S टू गिव मेटालिक कॉपर इन इट्स मोल्टेन स्टेट। अब ये बड़ी खास चीज है, क्यूप्रेस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बेटा, क्यूप्रेस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है सल्फर मौजूद है तो वो अलग हो जाएगा, यानी इसका जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये जो कॉपर है वो कॉपर के साथ मिलकर क्या बनाता है आपके पास, क्यूप्रेस ऑक्साइड। अब यहाँ क्या कहा है कि पार्शियली Cu2S कन्वर्ट होता है, सारा का सारा नहीं होता। तो जो कन्वर्ट हो जाता है वो वाला, और जो बच जाता है क्यूप्रेस सल्फाइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, हीट हो रहा है साथ साथ एयर इसके अंदर ब्लो करवा रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बेटा कॉपर मिलता है। लग रहा है यहाँ पर प्योर कॉपर मिल गया है, मेटालिक कॉपर, और सल्फर अलग हो जाता है, सल्फर इस ऑक्सीजन याला सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर अलग हो जाता है, और हमारे पास कॉपर मिल जाता है। हमें लगता है कि ये कॉपर बिल्कुल प्योर है, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है, ठीक है। ये कॉपर आपके पास क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। अब ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहलाता है, अच्छा ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है बेटा ये 98% प्योर होता है, यानी 100% नहीं है, अभी हम इसको 100% भी बनाएंगे। ब्लिस्टर कॉपर इसको क्यों कहते हैं, जरा ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ मैं आपको इसकी डेफिनेशन ही बता दी है। ब्लिस्टर कॉपर इसको इसलिए कहते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, द कॉपर दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड blister copper because it as it solidifies, एक सेकंड में ये थोड़ा सा सेट कर लूं, हाँ, it solidifies hidden sulfur dioxide gas escapes and producing blisters on its surface. It is about 99% pure। बेटा ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर किसे कहते हैं, छालों को कहते हैं, जैसे मुंह पे छाले हो जाते हैं या कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में हमारे जो फोड़े निकल जाते हैं छोटे छोटे से होते हैं बबल्स नुमा। तो आपने देखा होगा किसी बहुत गाढ़ी चीज को अगर आप हीट करते हो तो उसके अंदर से जब गैस निकल रही होती है ना ऊपर गुब्बारे बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से जो है ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ हिडन सल्फर डाइऑक्साइड बच जाती है, ये वाली निकल तो गई है लेकिन कुछ बच जाती है, तो वो जब निकल रही होती है ना इस गरम गरम मोल्टेन कॉपर से, तो वो उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बना देते हैं, उसकी सरफेस पर छोटे छोटे जो हैं वो क्या बना देते हैं, फोड़े नुमा बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है 99% प्योर है, अभी भी जो है हमारे पास 100% नहीं मिला, हमें बेटा 99.9% चाहिए प्योर, ठीक है। अब बता रहे हैं कि ब्लिस्टर कॉपर में जो 1% इंप्योरिटी होती है वो होती क्या है। ब्लिस्टर कॉपर कंटेन इंप्योरिटीज मेनली आयरन बट स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी ये सारी इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं इसके अंदर, also be present. As such, the copper is not suitable particularly for electrical work, so it is thus refined. यानी ये जो कॉपर है ये हमारे पास आपको पता है इलेक्ट्रिकल यूजेज के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स बनती हैं, और उसके अंदर हमें जितना ज्यादा प्योर हो सके कॉपर चाहिए होता है, क्योंकि अगर प्योर नहीं होगी तो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेटा, कॉपर वायर में अगर इंप्योरिटीज आ जाएं तो वो क्या करती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाया होती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल हमें रिफाइंड फॉर्म के अंदर मिले, ठीक है भाई। तो ये आपके पास बेस्मराइजेशन का सारा प्रोसेस था। ब्लिस्टर कॉपर आप देख सकते हैं किस तरह का है, यहाँ पर ब्लिस्टर कॉपर के अंदर इस तरह के कुछ फोड़े नुमा बन जाते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने एक एग्जांपल ब्लिस्टर की दी है, कॉपर नहीं है ये वाला, ये आपके पास ब्लिस्टर की एग्जांपल्स हैं किस तरह के होते हैं ब्लिस्टर्स, वैसे ही कॉपर भी बन जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग कॉपर किस तरह का हो जाता है, इसे कहते हैं बेटा ब्लिस्टर कॉपर। तो जब हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल जाता है तो हम क्या चाहते हैं, हम इसको कंप्लीटली क्या कर सकें, 99.9% इसको प्योर कर सकें, ठीक है। तो 99.9 प्योर करने के लिए 99.9% प्योर करने के लिए बेटा किसी भी मेटल को, ये कहीं पर भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी मेटल की अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म अगर आपको चाहिए, तो सबसे अच्छा मेथड होता है उस मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। लेकिन हम शुरू में, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम शुरू में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते, लेकिन बेटा उस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम सारी की सारी इंप्योरिटीज अलग नहीं कर सकते, हम कुछ इंप्योरिटीज अलग कर सकते हैं यहाँ पर, यानी जो केमिकल इंप्योरिटीज है सिर्फ उसको अलग कर सकते हैं। अभी जब अलग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमारे पास क्या होती है जरा उसको देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा दिया कि कब आया, 2002-2007 के अंदर आया रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है।
चलिए जी, यहाँ पर हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होती है। बेटा नीचे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, लेफ्ट साइड वाली छोड़ दीजिए, वो तो फिलहाल वो यानी कि इंडस्ट्री की दिखाई हुई है कि इंडस्ट्रीज में कैसे होती है एक्चुअली, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि एक कंटेनर है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपको एक बात पता होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए आपको सिर्फ क्या करना होता है कि एक आपने सिंपली क्या लेना होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं हम, इसके अंदर भी हमने कोई कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, कौन सी चीज ले ली हमने, कॉपर सल्फेट इसके अंदर ले लिए। ठीक है, इस पूरे कंटेनर में जो लिक्विड फॉर्म में वो किसमें है, कॉपर सल्फेट है। अब इसमें क्या है कि कुछ एनोड्स हैं, कुछ कैथोड्स, कुछ स्ट्रिप्स को लगाया हुआ है कैथोड और एनोड के फॉर्म में। ठीक है, अब जो ए वाले हैं ना यहाँ पर दिखाए हुए, ऑल्टरनेट डाले हुए बेटा, ए और दो सी वाले हैं। ए वाले कौन है बेटा, एनोड है, और सी वाले क्या है बेटा, कैथोड्स हैं। ठीक है, एनोड पर क्या चार्ज होता है आपके पास, एनोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पर क्या चार्ज होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी सी में क्या लगा हुआ आपके पास, प्योर कॉपर। प्योर कॉपर की हम यहाँ पर स्ट्रिप यूज करते हैं बेटा, एक छोटी सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप कर ली, कितनी यूज की गई है यहाँ पर, 2। और आप देख रहे होंगे इम्प्योर कॉपर की कितनी स्ट्रिप्स यूज की गई है, 3। ठीक है, और इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप्स जो है वो ज्यादा है और प्योर कॉपर की स्ट्रिप्स कम है। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते हैं बेटा, ताकि एनोड और कैथोड, ताकि हमारे पास जो कॉपर मिले ना प्योर फॉर्म के अंदर, वो भी क्या हो, फिर वो प्योर के साथ ही कंबाइन होकर जब मिलेगा हमें तो वो कंप्लीटली प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं किस तरह से होता है। अब पहले तो आप लोग अपने जहन में बैठाओ बेटा, प्योर कॉपर जो होता है, प्योर कॉपर वो किस फॉर्म में होता है, कैथोड, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो इम्प्योर होता है यानी कि ब्लिस्टर कॉपर, इम्प्योर का मतलब क्या है बेटा, आपके पास ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज कैथोड की फॉर्म, सॉरी एनोड की फॉर्म में। उसको क्या डाल देते हैं हम, एनोड। ठीक है, ए फॉर एनोड है, सी फॉर कैथोड आपके पास आ गया है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। अब होता क्या है कि इम्प्योर कॉपर, अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। कॉपर इज फाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन विच ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर कॉपर आर यूज्ड एज एनोड। ब्लिस्टर कॉपर मतलब जो है आपके पास इम्प्योर कॉपर है, ये रहे एनोड्स, इसके तौर पर यूज करते हैं। एंड थिन शीट्स ऑफ प्योर कॉपर एज कैथोड्स। ठीक है, थिन शीट्स होती हैं, इनको एज अ कैथोड यूज कर लेते हैं। The cathode plates or sheets are coated with graphite in order to remove depositing copper easily. भाई अब क्या करते हैं कि जो कैथोड की प्लेट्स होती हैं, शीट्स होती हैं, उनको कोट किससे कर दिया जाता है, ग्रेफाइट से, ताकि वो उसके अंदर आसानी से डिपॉजिट हो सके। यानी कि इसके ऊपर कोट कर दिया जाता है किसका भाई, आपके पास ग्रेफाइट की कोटिंग कर दी जाती है। The electrolyte is electrolyte of copper sulfate. Electrolyte is copper sulfate. Sorry, electrolyte जो इसके अंदर भी मैंने बताया वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट। एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एसिडिफाइड इसलिए करते हैं ताकि कॉपर सल्फेट आप ब्रेक हो जाए Cu प्लस एंड SO4 नेगेटिव के साथ, ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है गुजर सके। ठीक है, the current of 1.3 volts is used for electrolysis which helps to deposit copper only। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, करंट कितना हम यूज करते हैं, करंट हम यूज करते हैं 1.3 वोल्ट्स, ज्यादा यूज नहीं करते, 1.3 वोल्ट का करंट यूज करते हैं, ताकि जो इसके अंदर कॉपर है बेटा, कॉपर इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकलता जाता है Cu+2 की फॉर्म में। अपने पास नोट डाउन कीजिए, ये जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से कौन सी चीज निकलती जाती है, Cu+2 निकलती जाती है। अब Cu+2 है तो वो किस तरफ जाएगा बेटा, कैथोड की तरफ जाएगा, और जब कैथोड की तरफ जाएगा तो वहां पर डिपॉजिट होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्योर। इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या होगा, प्योर निकलता जाएगा। अभी मैं इसको आगे भी समझाता हूँ थोड़ा सा, और फिलहाल बस याद रखिए कि जो इम्प्योर कॉपर है इसमें से कॉपर निकलता जाता है और वो डिपॉजिट कहाँ हो जाता है, प्योर के अंदर, और जो इम्प्योरिटीज होती है तो वो सेटल डाउन होती जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, कॉपर क्या कर रहा है, एनोड, एनोड कौन है बेटा, एनोड कौन है, इम्प्योर कॉपर है। एनोड पर कॉपर निकलता जा रहा है, क्योंकि इस यहां पर तो ये सिंपल न्यूट्रल फॉर्म में, जब निकलेगा तो क्या साइन बनाएगा, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा एनोड के ऊपर। और फिर बेटा यही कॉपर जो +2 है वो कैथोड पर जाएगा, यानी कि यहां से मूव करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, इसकी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन के फिर से डिपॉजिट हो जाएगा। बेटा इसी तरफ क्यों जा रहा है,
एनोड पर पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, और एनोड से निकल कैसा रहा है, ये पॉजिटिव, तो लाजमी सी बात है वो कहाँ जाएगा, कैथोड। तो ये जो हमें कॉपर मिलता है ना बेटा इस जगह पर, ये वाली चीज रिड्यूस होती जाती है, ये वाली चीज बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ से निकलती जा रही है चीजें। और जब ये मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि ये पूरा खत्म हो जाता है और ये सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो हमें कॉपर मिलता है इस जगह पर, वो तकरीबन 99.9% क्या होता है, प्योर होता है। कितना प्योर होता है भाई, 99.9% प्योर। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो हमें कॉपर मिलता है वो तकरीबन 99.9% प्योर कॉपर होता है, ठीक है। तो इस कॉपर से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं बेटा। सबसे मेनली काम जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद जो कॉपर मिलता है उसके अंदर हम वायर्स को बनाते हैं। वायर्स हमारे पास, आपको पता है कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, चीप प्राइस के अंदर, और बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम वायर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि इसी को यूज किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस लेने जाते हैं, जैसे फैन हो गया, कुछ भी ऐसा है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बेटा कॉपर वाइंडिंग होनी चाहिए। कॉपर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि कॉपर की उसके अंदर वायरिंग होनी चाहिए, ठीक है। कॉपर की वायरिंग होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कम जो है जाया करता है, मेजोरिटी यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट कॉपर की चीजें आपको नजर आ रही होंगी, कॉइन्स जैसे कि बनते हैं। इसके अलावा ये भी कुछ डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, वायर्स आ गई आपके पास, ये मेटल किस तरह का होता है, ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहा जाए तो आप लिखेंगे, वैसे आता है बेस्मराइजेशन तक। टॉपिक्स को डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ कहते हैं कि बेस्मराइजेशन तक कर दो, या सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कर दो। आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर कंप्लीट ये क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है विद ईच एंड एवरी स्टेप, डिटेल में स्टेप जो है सारे के सारे आपको यहाँ वहां पर एक्सप्लेन है, जो कि आपको पेपर में याद करके लिखना है। बाकी मैंने भी आपको ये डिटेल टॉपिक खत्म करवा दिया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, कोई भी इसके अंदर से एक भी सवाल हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा और मुझसे वो सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो भी आप लोग यहाँ पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। आप लोग को मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।